नमस्कार दोस्तों, ईवस्था आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2023 करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य को देखेंगे। दोस्तों, यह थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन तो नहीं इस सेक्शन से आते हैं, एक दो तीन क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, लेकिन उसके हिसाब से इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके काम की भी नहीं होती हैं और एग्जाम में आती नहीं, बेवजह आपको जो है क्या बना प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करें। मतलब पूरे जो ये घटना चक्र में वैज्ञानिक परिदृश्य में जो रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरण, इन सब से रिलेटेड जो घटनाक्रम है उसको एक ही वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका पहला न्यूज़ है, देख सकते हैं कि इसरो का आरएलबी एलईएक्स मिशन, यानी आरएलबी मिशन का मतलब, आरएलबी का मतलब हो गया कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब हो गया कि उसको बार बार यूज किया जा सके। जैसे अभी तक क्या होता था कि एक बार जो रॉकेट गया वो बेकार हो जाता था, उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। अभी इस तरह से हो कि जाए और फिर वापस आ जाए। तो कुल मिला के यह जो मिशन है, जो फ्यूचर में हमारे जो अंतरिक्ष मिशन होंगे, जो मानव मिशन होंगे, उनके उस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसरो का ये जो है सफलतापूर्वक जो है ये संचालित किया, इस मिशन को जो है 2 अप्रैल 2023 को जो इसने लॉन्च किया था सफलतापूर्वक। ये कहाँ से लॉन्च हुआ? चित्रदुर्ग कर्नाटक में हुआ। नहीं पूछेगा आपसे, इसमें ये देख लीजिए, इस पोर्शन में यदि आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा और इसकी प्रॉपर्टीज में पूछेगा। जैसे ये विश्व में पहली बार ऐसा हो कि एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा इतने किलोमीटर ऊंचाई तक ले गया और फिर लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। ठीक, ये जो है इसमें जो है चिनूक हेलीकॉप्टर का जो है यूज किया गया था। तो ये सब जो है आपको चिनूक हेलीकॉप्टर, एक पंख वाला यंत्र इतने किलोमीटर तक गया, ये सब जो है हो सकता है आपसे पूछा जा सके। इसके पहले भी जो है इसरो ने जो है आरएलबी का जो है 2016 में प्रदर्शन किया था, परीक्षण किया था। ठीक, तो कुल मिला के यह जो है पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने की एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई थी 2016 में। और जो आरएलबी है ये प्रक्षेपण यान और वायुयान दोनों की विशेषताओं को शामिल करता है। तो कुल मिला के ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया भारत ने। नेक्स्ट देख लीजिए, एलबीएम M3। ठीक, एलबीएम 3 जो है ये लगातार इसकी छठी उड़ान रही है। ठीक, ये श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। अपने साथ जो है ये 36 उपग्रह, यानी वेव ग्रुप, वन वेव ग्रुप कंपनी है। ठीक, वन वेव ग्रुप कंपनी है, उसके जो है 36 उपग्रहों को जो है अपने साथ जो है ये एलबीएम 3 मिशन, इसका नाम वन वेव इंडिया 2 मिशन, यानी वन वेव इंडिया 1 मिशन एक और हो चुका होगा, तो ये वन वेव इंडिया 3 मिशन है। एलबीएम 3 जो है प्रक्षेपण यान से ये उड़ान भरी है। ठीक, तो ये इसको हम लोग तेजी से करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की जैसे संभावना जो है जहाँ पर होगी वहाँ पर हम लोग जो है ज़्यादा फोकस करेंगे और न्यूज़ को हम लोग जल्दी जल्दी, जैसे ये न्यूज़ है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है ये? वन वे, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। वन वेब जो है यूके बेस्ड कंपनी है। ठीक, ये दूसरा समर्पित उपग्रह मिशन था। तो कुल मिला के ये मतलब वन वेब के बारे में पूछ सकता है किस देश का था, तो यूके का था, तो उसके 36 उपग्रह लेके गया है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ही अपने आप में पर्याप्त है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि टेरान 1 क्या है। तो टेरान 1 जो है एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक, 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक, 3D प्रिंटेड रॉकेट है टेरान 1। कहाँ का है? तो ये यूएसए के केप कैनवेरल से जो है ये कैनवेरल से जो है लॉन्च किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है किसका है? अमेरिका का है। ठीक, इसकी इसकी जो लॉन्चिंग थी ये जो है क्या हुआ, फाइनली असफल रहा, अपने मिशन में सफल नहीं रहा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं कि इसका जैसे 85% द्रव्यमान 3D प्रिंटेड धातुओं से बना था, मिश्र धातुओं से, कोई नहीं। ये फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपकी, मेगा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल रहा। कुल मिला के मेगा ट्रॉपिक्स जो है आपका एक जो है उपग्रह था आपका। ठीक, ये जो है 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और ये जो है 3 साल के लिए मिशन था, लेकिन जो है ये अभी तक जो है ये अपना सेवा दे रहा था। तो कुल मिला के इसको जो है जब ये
जब इसकी लाइफ ख़त्म हो गई तो इसको फिर से पृथ्वी पर उतार लाया गया। कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ऐसा किसके साथ किया गया है? मेगाट्रॉपिक्स 1 के साथ किया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। तो अभी ये 12 नए उपग्रह हो गए, खोजे गए हैं उपग्रह, और अभी ये हो गए 95। तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा आपके जो सैटेलाइट किसके हैं? तो सैटेलाइट या मून या चंद्रमा तो किसके हैं? बृहस्पति के हैं। ठीक है, कितने हैं? 95। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें फिर जैसे यहाँ पे लिखा है कि 4 सबसे बड़े उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमीड और तथा कैलिस्टो हैं। तो ये आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है और जाके इन उपग्रहों के बारे में जो है वहाँ पर पढ़ लीजिए। जैसे यूरोपा है तो यूरोपा पर जो है क्या है? जीवन की संभावना मतलब है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह ये सब जो है पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जैसे जुपिटर के 95, शनि के 83, कुल मिला के ये जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ये SSLV D2 EOS-7 मिशन, ठीक, SSLV है ना, SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो है ये EOS-7 मिशन यानी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 मिशन लेके अपने साथ गया है। ये इसका जो है सफलतापूर्वक लॉन्च मतलब 10 फरवरी में किया गया है 2003 में। अपने साथ ये जो है तीन उपग्रहों को लेके गया है। ठीक, EOS गया है प्लस 2 और गए हैं। देख लेते हैं क्या क्या है EOS के साथ जो 2 और गया है। तो EOS के साथ EOS तो गया ही है, जानूस गया है और आज़ादी सेट 2 गया है। तो ये जानूस और आज़ादी, तो ये देख लीजिए जानूस कहाँ का है। जानूस अमेरिका की एक निजी कंपनी है एंटारिस, उसका उपग्रह था। ये जो है क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह था। कोई पूछा जा मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, फिर भी आज़ादी सेट 2 जो है चेन्नई का जो है स्टार्टअप कंपनी है स्पेस किड्स इंडिया, ठीक, उसके द्वारा निर्मित था। यह जो है ये जो आज़ादी सेट है ये जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि के 750 छात्रों ने मिलकर इसको बनाया था। तो ये ऐसा पहला अवसर था विश्व में। दूसरा ये है कि ये जो मिशन था ये सभी महिला अवधारणा ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ ये जो है अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, जिसका उद्देश्य स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना। तो ये आपका मिशन जो है कुल मिला के इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है आप डिटेल में याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको आपको कौन सा? SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं? जो मैक्सिमम 500 kg पेलोड तक जो है अपने साथ लेके उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है नई कैटेगरी का लॉन्च व्हीकल है जिसका डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, ये द्वितीय मतलब अभी देख लीजिए SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान है, सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट है। तो SSLV जो है SSLV D2 नामी है, D2 दूसरी हो गई। ये महिलाओं के लिए समर्पित अपना सैटेलाइट था, मिशन था। ठीक है, EOS-7 जो है अपने EOS क्या है? EOS को देख लीजिए, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, भूप्रेक्षण उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन 156 किलो था, कोई दिक्कत नहीं है। अमीरात का चंद्र मिशन देख लीजिए, ये अमीरात का पहला चंद्र मिशन जो है UAE मतलब इसमें ये पूछा सकता है किस अरब कंट्री ने अपना जो चंद्र मून मिशन मतलब भेजा है। तो कुल मिला के UAE ने, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE ने जो है आपका ये मिशन था अमीरात चंद्र मिशन। ठीक, इसके साथ राशिद रोवर गया था, कोई नहीं, इतना नहीं पूछेगा। इस मिशन में जापान के सहयोग से जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर मतलब जो है कुल मिला के ये मिशन जो है सफल हुआ है, जापान के सहयोग से हुआ है। इसमें 100% जो है कि ये इस मिशन को पूर्णतः अमीराती इंजीनियरिंग के एक दल ने जो है डिजाइन एवं निर्मित किया था। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध पर, मतलब कुल मिला के जापान ने थोड़ा सहयोग किया था, उसी के सहयोग से अमीरात ने जो है अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन डियर मून ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन डियर मून जो है आपका जो है पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है। ठीक है, मैंने चंद्रमा पर पर्यटन करने जाएंगे। यह मिशन जो है ये जापान के एक यूसाकू माइजावा है, ये
ये एक तरह से कह लीजिए इसको फाइनेंस कर रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये मिशन जा रहा है, यही इसके जो है क्या है, कमांडर हैं। ठीक, तो और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इस मिशन के लिए जो है 10 हस्तियों को चुना गया है, मशहूर हस्तियों को। उसमें से एक भारत के जो है देव जोशी, भारतीय देव जोशी हैं। देव जोशी जो है बालवीर जो सीरियल आता है उसके जो है ये नायक हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मिशन में शामिल देव डी जोशी भारतीय अभिनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, भारतीय सुपर हीरो बालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। ये विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है। जापान अरबपति जो है इसाकू माइजावा जो है ना, इसको जो है मतलब इसकी कल्पना की थी 2008 में, और 2023 में इसको लॉन्च किए जाने का ये प्रस्ताव है। स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा। तो इसको आप जो है थोड़ा बहुत इसके पॉइंट जो है आप याद कर सकते हैं, स्पेस एक्स के स्टारशिप। ठीक, और इसके अलावा जो है ये आपके देव देव जो हैं, देव जो भारत के हैं देव डी जोशी, इनका नाम याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये नासा का चंद्र मिशन है, नासा का चंद्र मिशन भी जा रहा है, इसका नाम है ये आपका आर्टेमिस 2। ठीक, ये आर्टेमिस 2 को जो है आप, आर्टेमिस 2 जो है दूसरा नासा का जो है ये चंद्र मिशन है। ठीक, चंद्रमा पर जाएगा। इसमें जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगी, जो पहली बार चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री जाएगा तो वो है क्रिस्टीना हैमक कोच। ठीक, क्रिस्टीना हैमक कोच जो है ये इसके साथ जो है आर्टेमिस 2 में जो है, इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा हुई है, तो उसमें क्रिस्टीना हैमक कोच भी है। तो इसमें इसका नाम ही पूछ ले कि चंद्र मिशन का नाम क्या है, तो आर्टेमिस 2 है। ठीक, ये इसके पहले 72 में अपोलो 17 के बाद ये चंद्रमा हेतु पहला मानव युक्त मिशन होगा। ठीक है, चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन में 4 यात्री जाएंगे, उसमें से ये क्रिस्टीना हैमक कोच भी रहेंगी। ठीक, इनके क्रिस्टीना हैमक कोच के साथ जो है ये सबसे लंबी जो है एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड इनके साथ, इनके नाम दर्ज है। स्पेस वॉक में भी ये पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल थी। तो इतना ये नहीं है, ये नाम पूछ ले तो है। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन, तो अंतरिक्ष मिशन वगैरह में जो है यूएई ही काम कर रहा है वहाँ पे अरब में। तो यूएई के बारे में तो कुल मिला के ये जो है 6 माह का लंबा जो है मिशन जो है ये सुल्तान अल नियादी। ठीक, सुल्तान अल नियादी को आईएसएस में जो है भेजा गया है। ठीक, तो ये नहीं मेरे समझ से इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि ये पहले होते तो पूछ लेता पहले। तो पहले इसके पहले जो 2021 में जो हज्जा अल मंसूरी थे, ये पहले यूएई व्यक्ति बने थे, अंतरिक्ष यात्री बने थे। ठीक, उससे पहले जो है 2021 में ही जो है पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री बन के रूप में नोरा अल मतरूसी बनी थी। तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए तो आपको कुल मिला के सुल्तान अल नयादी जो है 6 माह की लंबी यात्रा पर जो है आईएसएस में गए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा पर। ये फिर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पीएसएलवी कितना। ऐसा समस्या ये है ना कि आप कितने कितने मिशन, कितनी यात्राओं को पीएसएलवी छोड़ा गया, जीएसएलवी छोड़ा गया, एसएसएलवी छोड़ा गया, है ना, तो सब नहीं याद कर सकते। तो जितना इंपॉर्टेंट था उसमें है, लेकिन फिर भी ये जो है EOS 7 था, अब ये US 6 मिशन गया है। तो EOS 6 मिशन ये भी क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्विंग सेटेलाइट होगा। ठीक, तो भू प्रेक्षण उपग्रह होगा। इसके साथ देख लीजिए, इसके साथ जो है जो गए हैं EOS 06 गया है। ठीक, INS B गया है, ये भारत और भूटान का उपग्रह है। आनंद जो है पिक्सेल जो है के द्वारा डेवलप किया गया है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये जैसे एस्ट्रोकास्ट है, ये जो है ये 4 थे कुल मिला के USA का मतलब जो है सैटेलाइट है। तो कुल मिला के इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है जो EOS 6 है, ये भू अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा, ये जो है ओशियन के जो है समुद्र संबंधी आंकड़ों को, तापमान को, पवन की गति को, है ना, मतलब कुल मिला के उपयोग करेगा। तो ये एक तरह से ओशियन का ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, समुद्र का ऑब्जर्वेशन करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ये मतलब जो ओशनियोसेट श्रृंखला का उपग्रह है। ठीक,
इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में इसको जो है चूज किया है, किसको, 21 से 30 के समय को। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये INS-2B इंडिया भूटान सेटेलाइट है, इसके बारे में आप लोगों को बताई दिया। पिक्सेल द्वारा स्टार्टअप कंपनी बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल ने आनंद का विकास किया था। ठीक है, ये जो है क्या है, एक तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित जो है, इसी के साथ पिक्सेल किसी व्यावसायिक उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है। ठीक, कुल मिला के अब फिर से इम्पोर्टेंट न्यूज आ जाती है विक्रम-S। ये आपका इम्पोर्टेंट है विक्रम-S, यहाँ से क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। एक्चुअली है क्या ना कि बहुत इसमें आप बहुत कुछ नहीं याद कर सकते, ना करने का कोई मतलब है, केवल जो जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, तो उसको उतना ही करिए। तो ये जैसे देखिए स्पेस विक्रम-S है। ठीक, ये विक्रम-S भारत का पहला जो है निजी प्रक्षेपण यान हुआ, मतलब कुल मिला के जो USA वगैरह में स्पेस एक्स ये सब जो जिस तरह से थे, उसी तरह से विक्रम-S जो है पहला निजी प्रक्षेपण यान है भारत का। ये ये जो है किसने बनाया है, तो ये है मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस कंपनी है, मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक, ये जो है इसका इस रॉकेट का मिशन प्रारंभ के नाम से जो है इसको जो है तहत प्रक्षेपित किया गया है। ये रॉकेट भारत का प्रथम प्रक्षेपण है निजी क्षेत्र के द्वारा डिजाइन और निर्मित किसी रॉकेट का। यह जो है कुल मिला के विक्रम-S जो है निजी क्षेत्र द्वारा बनाई गई प्रथम रॉकेट है। इसके इसने जो अपने साथ तीन ग्राहकों के मतलब जो है पेलोड आने, मतलब जो साथ में सेटेलाइट लेके गया था, तो स्पेस किड्स इंडिया का था, फनसेट था, एन स्पेस टेक इंडिया का था। ठीक, और ये आर्मेनिया का एक सेटेलाइट था। तो ये विक्रम-S द्वारा स्पेस किड्स इंडिया का फनसेट को प्रक्षेपित किया गया था। इसी तरह से जो है ये आपका जो है जो आपका एन स्पेस टेक इंडिया था उसका लक्ष्य सेट था। ठीक, तो कुल मिला के और एक जो है ये बाजुम क्यू स्पेस रिसर्च लैब के क्यूब सेट को प्रक्षेपित किया, यानी ये आर्मेनिया का बाजुम क्यू जो है। कुल मिला के यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा विक्रम-S क्या है या भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो विक्रम-S है। ठीक, विक्रम-S क्या है, किसने बनाया है, तो ये कंपनी का नाम आपका दिया है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। ठीक, अब ये विक्रम-S की कुछ विशेषताएं हैं, ये यूपी में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो ये विशेषताओं को आप जो है याद कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। द्रव्यमान 545, 6 मीटर लंबा, व्यास 2.37, स्पीड जो है 5 मैक, पेलोड क्षमता जो है 83 किलो या मैक्सिमम 100 और 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कुल मिला के 83 किलो का जो है ये पेलोड ले जा सकता है। तो ये इतना ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये LBM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन, तो हम लोगों ने 2 मिशन, अभी वन वेव इंडिया 2 मिशन देखा था, अभी वन वेव इंडिया 1। तो ये LBM-3 जो है ये GSLV का ही जो है दूसरा नाम है LBM। ठीक, ये कुल मिला के हरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये जो है अपने साथ जो है क्या किया गया था, 36 उपग्रहों को निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया। ये LBM-3 का जो है पहला व्यावसायिक मिशन था। 36 वन वेव उपग्रहों के साथ LBM-3 का यह पहला बहु उपग्रह मिशन था, फर्स्ट मल्टी सेटेलाइट मिशन था। कुल मिला के 2 में भी 36 ले गया था, इसमें भी 36 ले गया है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप आ जाइए इसमें PSLV C53 DSEO मिशन। ठीक, तो ये जून में किया गया था, तो काफ़ी पुराना हो गया, नहीं पूछेगा, फिर भी देख लेते हैं।
इसमें कुछ है इम्पोर्टेंट तो 3 उपग्रह इसके साथ गए थे। ये जो है DSEO, न्यू SAR, और ये स्कूब 1 देख लेते हैं क्या है। हेक्सागोनल आकार का भूअवलोकन उपग्रह है। ये जो है यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल सेटेलाइट है। कुल मिला के DSUS 367 kg इसका वेट है। ये न्यूसार जो है माइक्रो उपग्रह है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कुल मिला के। ये जो है स्कूब 1 नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा निर्मित एक जो है प्रदर्शक उपग्रह है। इस उपग्रह के इसरो के अनुसार इसका वजन 2.8 ग्राम है। कुल मिला के नहीं पूछेगा। ठीक, सदर मिशन में जो है PSLV के चौथे चरण में सौर पैनलों और लिथियम आयन बैटरियों से लैस किया गया ताकि यह उपग्रहों कक्षा में स्थापित करने के बाद भी सक्रिय रहे। PSLV कक्षीय प्रौद्योगिक मॉड्यूल यानी पोयम नाम दिया गया है। ठीक है, पोयम के माध्यम से कुल 6 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसमें से 2 पेलोड अंतरिक्षीय क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप ये थे। उल्लेखनीय कि इसरो ने PS4 को एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन 2019 में किया था। इस मिशन के अंतर्गत छात्रों द्वारा कुल मिला के ये जो है PSLV एक 4 चरणीय आपका रॉकेट है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए स्पार्क जो है इम्पॉर्टेंट है। स्पार्क भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय है। ठीक, वर्चुअल संग्रहालय मतलब कि ऑनलाइन आप स्पार्क पे जाके जो है इसरो से रिलेटेड रॉकेट उपग्रह मिशन से संबंधित दस्तावेज, चित्र, वीडियो आदि को जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिए, बहुत है। GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण ये जून 2000, अभी न्यूज़ पुरानी देखिए पूछना होगा ना इन सब में, ये सेटेलाइट वगैरह से रिलेटेड न्यूज़, तो ये अभी हाल फिलहाल के ही जो जनवरी से लेके मार्च तक हुए उन्हीं के बारे में पूछेगा। तो GSAT का सफल परीक्षण हुआ ये कोरू फ्रेंच गुयाना से। इसके साथ जो है मीसेट 3D का भी साथ में गया था। ये मीसेट जो है आपका किसका है, मी माने मलेशिया से हो जाएगा। ठीक है, उसी का होना चाहिए। और ये GSAT जो है आपका था GSAT-24। GSAT-24 का जो व्यावसायिक उपभोग जो है मेसर्स टाटा प्ले करेंगे, यानी टाटा टाटा स्काई जो DTH है। ठीक, तो उसी का नया नाम टाटा प्ले है। तो ये DTH सेवाओं के लिए डायरेक्ट टू होम माने DTH सेवाओं के लिए जो टाटा जो सर्विसेज देता है तो वो इसका यूज़ करेगा। ठीक, और ये मीसेट जो है आपका मलेशिया का उपग्रह है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना जानने की। SSLV की जो प्रथम उड़ान, तो हम लोगों ने अभी दूसरी उड़ान इसकी SSLV की देखी थी। अब SSLV की जो प्रथम उड़ान थी इसने जो है अपने साथ EOS और जो है आज़ादी सेट को लेके गया था। SSLV वही हमने आपको बताया था, ये आपका स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये नई कैटेगरी है जो अपने साथ जो है 500 किलो तक का जो है पेलोड जो है लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये उसके बारे में। तो EOS-2 मतलब वही है, अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट हो जाएगा, या ऑब्जर्विंग सेटेलाइट या ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट हो जाएगा EOS-2 का जो है। ठीक है, ये जो है खास इसमें कुछ नहीं पूछेगा। इधर देख लीजिए आज़ादी सेट जो है 8, जिसका भार लगभग 8 किलो है। यही है आपका जो है आज़ादी सेट जो है स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने जो है इस नैनो उपग्रह का निर्माण किया है। ठीक है, ये कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कुल मिला के नहीं पूछेगा, हटाइए। आ जाते हैं अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में। ये सेक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो ये आपका जो है
ये एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर, इसका नाम याद रख लीजिए, इसके बारे में बहुत नहीं जानते, कोई बात नहीं। तो ये जो है उत्तराखंड के जो है देवस्थल जो वेधशाला है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। तो ये आपसे एक यही क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपका ये नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में जो है अवस्थित है। ठीक, तो वहाँ पर इसका कुल मिला के उत्तराखंड, नैनीताल, देवस्थल कुछ भी दिख जाए आप उसको टिक कर देना है। 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा इससे बारे में आपको नहीं पूछेगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, इसमें कुछ डेटा है इसको देख सकते हैं। तो ये PM2.5 मतलब PM2.5 पर जो है यानी पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं जो 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं उनके बारे में ये जो है रिपोर्ट जारी कर रहा किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि विश्व के जो तीन सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हो जाएंगे वो है आपका चाड, इराक, पाकिस्तान। मतलब सबसे खराब जो यानी सबसे अधिक सांद्रण जो है PM2 का जो है कहाँ पाया गया है, PM2.5 का चाड में, फिर इराक, फिर पाकिस्तान में। ठीक, और जबकि गुआम इस सूची में, यानी गुआम जब सबसे कम PM2.5 पार्टिकल पाया गया है, तो इस तरह से ये जो है सबसे कम प्रदूषित हो जाएगा। इंडिया जो है इस सूची में 8वें स्थान पर है, मतलब 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। और इसी तरह से चाड की राजधानी अनजमेना, ठीक, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी क्या है? अनजामेना। इसी तरह से दिल्ली को जो है, दिल्ली जो है विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौरतलब कि इस क्षेत्र का आने एशिया, दक्षिणी एशिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर है। ठीक, राजधानी के तौर पर देखें तो दिल्ली है, लेकिन यदि शहर के तौर पर देखें तो पाकिस्तान का लाहौर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस श्रेणी में राजस्थान का भिवाड़ी दूसरे स्थान पर है। तो भिवाड़ी जो है आपका दूसरे स्थान पर है, तो भारत में क्या हो जाएगा? पहले स्थान पर हो जाएगा। मतलब सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है क्या है? लाहौर है, उसी में दूसरे स्थान पर भिवाड़ी है। तो भारत पे सबसे ज़्यादा, यदि केवल भारत का देखें तो भिवानी हो जाएगा, PM2.5। ठीक, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे कम सांद्रण जो है जो सबसे साफ सुथरा शहर पाया गया, तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो है सांद्रण इसका 0.9 था। WHO के अनुसार औसत सांद्रण जो है PM2 का कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 5, मतलब जो है, मतलब 5 जो है ये याद रखिए माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो ये औसत, तो इसके यहाँ पर कितना पाया गया है? 0.9। तो ये जो है ये कुल मिला के 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इसका सांद्रण जो मानक है जितना होना चाहिए उससे कम पाया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नंबर 1 पर कौन है? तारकेश्वर। बेंगलुरु मैथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो कोई मतलब बहुत खास नहीं है, मतलब ये जगह रह गई बेंगलुरु में कितना 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल ईंधनों का बसों में अनावरण किया गया। तो कुल मिला के बेंगलुरु में ऐसी बसें चलेंगी जिसमें डीजल के साथ 15% क्या होगा? मेथनॉल मिश्रित होगा। ठीक, अब इसमें देख लीजिए देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये झारखंड का जो उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र है। ठीक, उसमें देश का एयर कूल्ड कंडेंसर, मतलब कुल मिला के जो बिजली का उत्पादन होता है तो उसमें जो उसको ठंडा करने के लिए जो है जो प्रोसेस होता है, तो इसमें कुल मिला के एयर कूल्ड कंडेंसर का जो है कंडेंसर का यूज़ जो है यहाँ पर होगा। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, कुल मिला के इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। ये कहाँ पर ऐसा किया गया है? झारखंड के कर्णपुरा जो है सुपर क्रिटिकल संयंत्र जो भी है NTPC का, वहाँ पर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार जो है देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है। बैंडीकूट जो है आपका, बैंडीकूट जो है इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। इसको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपको। ठीक, ये जो है केरल सरकार ने जो है, ये तो ऐसा, ये कहाँ पर है, पहला बैंडिकूट है और कहाँ पर ये इसका प्रदर्शन किया गया है या यूज हुआ है, तो केरल सरकार ने विश्व में पहले मैला ढोने वाले रोबोट का अनावरण किया है। ठीक, तो ये केरल में, इंडिया में केरल में ऐसा हुआ है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बैंडिकूट को गुरुवायूर सीवेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही केरल मैन होलों की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये इतना, बस, इससे ज़्यादा इसमें जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बैंडिकूट क्या है, ये एक रोबोट है। ये क्या करेगा, सीवर वगैरह की जो है सफाई करेगा। ये ऐसा कहाँ किया गया है, केरल में किया है। विश्व में ऐसा करने वाला केरल जो है, भारत विश्व में ऐसा मतलब यूज होने वाला ये बैंडिकूट का पहला ऐसा मामला है। तो ये देश का पहला राज्य बन गया है केरल। विश्व की प्रथम सैंड बैटरी, ठीक, विश्व की प्रथम सैंड बैटरी, बालू की बैटरी कुल मिला के, तो ये कहाँ है, फिनलैंड कंकानपा, कंकानपा शहर में जो है विश्व की प्रथम सैंड बैटरी स्थापित की गई है। इसमें इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ऐसा है प्रथम सैंड बैटरी, तो कंकानपा में। इसके अलावा जो इसका जो टेक्निकल डिटेल है वो आपसे नहीं पूछेगा। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा। 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में, इसका थीम क्या था, इसका अध्यक्ष कौन था, कौन कौन आया था, और साथ में क्या कौन से सम्मेलन हुए थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आपका 108वीं विज्ञान कांग्रेस है, ये 2023 3 से 7 जनवरी के बीच में नागपुर में आयोजित हुई थी। यहाँ का राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ था। इसका जो केंद्रीय विषय था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। यानी सतत विकास करना है, सतत विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सतत विकास महिलाओं सहित, यानी महिला सहित सतत विकास के लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या यूज हो सकते हैं, कुछ इस तरह से करके याद कर लीजिए। ठीक, इस बार की जो राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की गई थी। ठीक, तो इस बार की अध्यक्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि इस बार के जो विज्ञान कांग्रेस में एकमात्र नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक जो विजेता हैं, अदा योनाथ ने जो है, ये इजराइल के क्रिस्टल वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। ये 2009 में इनको जो है जो वेंकट रमन कृष्णन थे और ये थॉमस ए स्टीज थे, इनके साथ जो है रसायन का संयुक्त नोबेल मिला था। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कहाँ पर हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था, थीम क्या था इसका, तो ये इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ ही और कुछ है तो इसके साथ इसमें ये देख लीजिए, इसी के साथ जो है यहाँ पर जो है बाल विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस, जनजाति विज्ञान कांग्रेस, इन सब का आयोजन हुआ था। ये जनजाति विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है पहली बार हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जनजाति विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था, या बाल विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस, तो सबका आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपका नागपुर में। किसान विज्ञान कांग्रेस के दौरान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राही बाई सोमा पोपेरे उपस्थित थी, जिन्होंने देश में बीज माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, फिर भी आप ये देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आ जाइए भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना। तो दोस्तों, गुजरात के सूरत में जो है ये भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना को जो है शुरू किया गया। कुल मिला के जो यहाँ पर ये किया क्या गया है, जो
पाइप्ड नेचुरल गैस होती है पीएनजी, उसमें जो है क्या किया गया, हाइड्रोजन को मिलाया गया है। कितना, 5%। 5% उसके साथ पीएनजी के साथ जो है हरित हाइड्रोजन जो है मिक्स किया गया है। ये जो है कहाँ पर हुआ है, ये गुजरात के सूरत में। इतना याद कर लीजिए, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, नहीं आएगा आपका। पीएनजी के साथ और किसको मिला गया, कितना हाइड्रोजन मिलाया गया, 5%। ठीक। अब जैसे ये, अब इसी के साथ जैसे क्या आता है कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 2047 तक भारत क्या, 2047 से भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश बनना चाहता है। एनर्जी इंडिपेंडेंट, मतलब एनर्जी के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और 2070 तक जो है शून्य उत्सर्जक का दर्जा प्राप्त करना, नेट जीरो इमिशन का जो है दर्जा हासिल करना चाहता है। ये दोनों जो डेट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको जो है आप याद कर सकते हैं, 47 और 70। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई, यानी कि लिथियम जो है बहुत भारी मात्रा में जम्मू कश्मीर के जो है रियासी ज़िले में जो है, रियासी ज़िले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जो है लिथियम का भंडार मिला है। और ये जो है लगभग 5.9 मिलियन लिथियम का जो है ये अनुमान यहाँ पर पता चला है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आपसे जो है पूछा जाता रहेगा कभी भी, इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो है ये लिथियम जो है का यूज क्या होता है, तो लिथियम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में होता है। हृदय, पेसमेकर, खिलौना, घड़ियों के लिए गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण के लिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिथियम का उत्पादक, जैसे देखिए ये अब डेटा है, सबसे बड़ा लिथियम का भंडार जो है चिली में है। चिली में जो है, चिली भंडार जो लिथियम का सबसे बड़ा कहाँ पर है, चिली में। ठीक, 9.3 मिलियन मीट्रिक टन। और उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादक देश जो है सबसे ज़्यादा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद चिली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। ये नहीं पूछेगा लिथियम त्रिकोण, तो कुल मिला के बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, यानी जो साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है वहाँ पर ही लिथियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वहीं के 3 देश बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली जो है लिथियम त्रिकोण के नाम से, मतलब इसका जो है। तो ये नहीं पूछेगा, ये उत्पादन पूछ लेता है तो इसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका जो है भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। तो भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा ने फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र जो है एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र जो है पंजाब के संगरूर में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक, कुल मिला के ये इसमें क्या होगा, जितने भी ये पराली वगैरह होती हैं, जो धान का जो अवशेष बचता है ना, या उन सब के माध्यम से जो है क्या किया जाएगा, आपका ये आपका कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उस, मतलब इसमें जो रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा, धान का पुआल आदि का जो है यूज करेगा। ठीक है, तो पैडी स्ट्रॉ का यूज करेगा, 300 टन प्रतिदिन धान के पुआल का यूज करेगा। तो वहाँ पर जो पंजाब में पुआल जलाने वाली जो है एक समस्या है, उसका समाधान होगा। मतलब पुआल यहाँ पर देंगे तो किसान, उनको पैसा मिलेगा कुल मिला के। तो एक तरह से किसानों की एक वैकल्पिक आय जो है सृजित होगी। यह संयंत्र किसान, मतलब इसमें क्या होगा, इस संयंत्र द्वारा प्रतिदिन 600 से 650 टन किण्वित जैविक खाद भी बनेगी। ठीक, संयंत्र का वर्तमान उत्पादन लगभग 6 टीपीडी टन प्रतिदिन सीबीजी है, माने कि 6 टन जो है सीबीजी का उत्पादन होगा। ये सब नहीं पूछा ही जाएगा आपको। ठीक, आपका कुल मिला के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र भारत में सबसे बड़ा कहाँ पे, पंजाब के संगरूर में लगाया जा रहा है। रॉ मटेरियल के रूप में ये क्या यूज करेगा,
जो धानों की जो पुआल होता है ना, जो उसको जो है ये यूज करेगा। उससे जो है ये गैस, मतलब जो ये आपका गैस तो बायोगैस तो बनेगी ही बनेगी, साथ में जो है क्या होगा, खाद का भी जो है ये किण्वित जैविक खाद माने फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का भी उत्पादन होगा कुल मिला के। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, किसानों को जो है जो आपका जो पराली है जिसको वो जलाते थे, उसकी जगह पे अब यहाँ पे देंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा, तो किसानों के वैकल्पिक आय का भी सृजन होगा। इससे क्या होगा, पर्यावरण को जो है ये यदि ऐसा किया जाएगा तो इससे वार्षिक रूप से 1,50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट आएगी, और भारत 2070 तक जो निवल शून्य उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल करना चाहता है उसमें जो है ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब ये आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रंटियर। फ्रंटियर विश्व का सबसे जो है तीव्र गति यानी तेज जो है सुपर कंप्यूटर है। द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप में जो है कौन है, फ्रंटियर है। फ्रंटियर कहाँ का है, ये अमेरिका का है, यूएसए का है फ्रंटियर। और ये एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला जैसे देखिए इसमें स्केल का मतलब कि ये स्पीड से है, जैसे अभी तक पेंटा चल रहा था तो अब ये जो है पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, तो मतलब कुल मिला के इसकी और नेक्स्ट जनरेशन का कुल मिला के कंप्यूटर है। इसके पहले जो है पेंटा के पहले, पेंटा से पहले क्या चलता था, टेरा चलता था। ठीक, तो ये कुल मिला के ये जो है पहला जो है एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। ये नहीं पूछेगा, इतना ही पूछ लेगा कि सबसे तेज कौन है, तो फ्रंटियर है, कहाँ का है, यूएसए का है। ठीक, चाहें तो इसको अपने ज्ञान के लिए ये सब पढ़ सकते हैं, आएगा नहीं एग्जाम में फिलहाल। अब देखिए ये फ्रंटियर अमेरिका का है। पेटा आने, इसको पेटा उटा स्पीड छोड़ दीजिए, फ्रंटियर है। फिर इसके बाद फुगाकू जापान का है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब इंडिया का जो सबसे इस लिस्ट में जो है सबसे तेज कंप्यूटर जो आएगा वो है भारत के 500, मतलब वर्ल्ड के 500 जो टॉप स्पीड वाले सुपर कंप्यूटर हैं उसमें भारत के जो है 3 सुपर कंप्यूटर हैं, और इसमें भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि एआई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, परम सिद्धि एआई जो है भारत का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडेक पुणे में स्थापित है। ठीक है, तो इतना भारत का परम सिद्धि एआई, और फ्रंटियर जो है यूएसए का, यूएसए फ्रंटियर का सबसे तेज है, भारत का ये सिद्धि है, ये कितने में है, 120वें स्थान पर है। तो ये स्थान नहीं पूछेगा, भारत का तीव्रतम, वर्ल्ड का तीव्रतम ये पूछ ले, इतना बहुत है। आगे सब जो है ज्ञान की बातें हैं, कोई ज़रूरत नहीं। सुपर कंप्यूटर परम अनंत जो है आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। परम कामरूप जो है गुवाहाटी में स्थापित किया गया है, छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा इनके बारे में। जुपिटर यूरोप का प्रथम एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर, तो जुपिटर जो है यूरोप का, जैसे एक्जा स्केल मतलब आपका फ्रंटियर है अमेरिका का, तो उसी तरह जुपिटर जो है यूरोप का है, ये बनाया जा रहा है, नहीं पूछेगा। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत इंपॉर्टेंट है। 5G आप लोग सब लोग जानते हैं, मोबाइल के आप मतलब उपभोक्ता हैं, तो 5G टेक्नोलॉजी इसको जो लॉन्च करा, जो क्वेश्चन आपका पूछेगा वो ये पूछेगा कौन लॉन्च कर रहा है भारत में पहले, तो भारती एयरटेल नामक कंपनी है, एयरटेल के नाम से जो जानते हैं, ठीक, वो इसको लॉन्च करेगी। ठीक है, सुनील भारती की जो कंपनी है एयरटेल, भारती एयरटेल, ये लॉन्च करेगी इसको, मतलब लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, भारती एयरटेल ने। ठीक, उसके बाद 5G की विशेषताएं वो आप लोग देख लीजिएगा। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, तो ये जो है सेल बस का को लॉन्च किया, ये कुल मिला के ये जो है इसमें किसने इसको इसको बनाया, ये क्या है, पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये पुणे स्थित कंपनी केपीआईटी लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन सेल बस मतलब कि हाइड्रोजन से चलने वाली बस को जो इन्होंने लॉन्च किया है।
ठीक है, तो ये जो है कुछ खास नहीं है। ये देखिए 2G एथेनॉल संयंत्र, तो ये हरियाणा के जो है पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्रों का उद्घाटन किया। कुल मिला के सेकेंड जनरेशन एथेनॉल संयंत्र का मतलब है कि जो ये बायोमास और सेलुलोजिक सामग्री से, जैसे खोई, लकड़ी के कचड़े, कृषि वानिकी अवशेष, घास आदि का यूज करके एथेनॉल का यूज किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो खाद्य सामग्री, जैसे आपका जो है ये गन्ना हो गया, है ना, और चुकंदर हो गया, इनसे जो एथेनॉल यूज होता है, तो फर्स्ट जनरेशन वाले हो गए, तो खाद्य सामग्री वाले। और अब ये जो है सेलुलोज, यानी कि जो ये आपका जो है लकड़ी, खोई, है ना, घास, इन सब का यूज करके जो है एथेनॉल का यूज किया जाता है। तो ये इसको सेकेंड, तो इस तरह के संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हो? हरियाणा के पानीपत में, तो उनको बोला जाता है 2G एथेनॉल संयंत्र। बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर भी जो है ये प्रधानमंत्री जीवन योजना, तो ये आप देख सकते हैं जीवन योजना का वही मतलब है कि जो है ये एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय, मतलब 2G एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना है, तो एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना की अधिसूचित किया गया था। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, यानी जीवन। ठीक है, तो इसका किससे संबंध है? तो जीवन से यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, एक बार पूछा जा सकता है। 2019 में इसका जो है जीवन योजना जो है लागू की गई थी। ठीक है, कुल मिला के मतलब जो है ये जो नाम प्रधानमंत्री जैव ईंधन, जैव ईंधन एथेनॉल क्या है आपका, जैव ईंधन के रूप में यूज होगा, तो उसके लिए जो है जो फसल अवशेष है उन सब के माध्यम से एथेनॉल का निर्माण किया जाए, तो उसके लिए जीवन योजना जो है प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी। अनाज आधारित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र जो है बिहार के पूर्णिया जिले में देश के प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं अनाज आधारित जो है, ठीक कहाँ पर है? पूर्णिया में। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में किया गया, तो ये नहीं पूछेगा, ये नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा विकसित की गई है। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि नैनो यूरिया किसने विकसित किया है, तो इफ्को ने किया है। ठीक, ये नैनो यूरिया ज़्यादा प्रभावशाली होती है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो उत्तर भारत का पहला मतलब कि कुल मिला के कठुआ जिले में स्थित है। इंडियाज फर्स्ट, मतलब नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, मतलब कुल मिला के कठुआ जिले में औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क कठुआ जिले में घट्टी में, मतलब इसकी जो है स्थापना की जा रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ये आपका जो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत जो है 9 पार्कों की स्थान है। जैसे यूपी में जो है जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप लोग यूपी स्पेशल में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ये शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। यहाँ से भी कुछ इन सब से देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे जा सकते हैं। जैसे अजरबैजान ताजिकिस्तान मलेरिया मुक्त, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त कौन से देश हुए हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्या मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब मलेरिया मुक्त देशों की संख्या कितनी हो गई है? 42 हो गई है। भारत मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास 2015 से कर रहा है। ठीक है, और अभी ये 30 तक ये अब इसका प्रोग्राम चल रहा है, इसमें नहीं कुछ खास है पूछने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद कर लीजिए। विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, तो डे भी एक पूछ लेता है, तो आप इसी तरह से एक एक जो है याद करते रहिए। 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जीव विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष है ना, तो इंडिया फर्स्ट नेशनल
रिपोजिटरी जो है आपकी कहाँ पर ये मतलब जो ये बनाई गई है, तो इसको देख लीजिए, हरियाणा के फरीदाबाद। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के नाम मतलब इसको जो है इस नाम से जाना जाएगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत का उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, तो भारत के उच्च रक्तचाप विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। मतलब कि हाइपर टेंशन से रिलेटेड जो भी जो काम किया जा रहा है, उस पहल को जो है, उस प्रयास को जो है क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है पुरस्कारित किया गया है। तो नहीं, इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन इतना ये इस तरह की न्यूज आपकी गलत नहीं होगी, ये याद रहेगा आपको। ये जो है पहल जो है उच्च रक्त मतलब हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो है 19 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। 23 राज्यों के 138 जिलों में चल रहा है। 5 वर्षीय प्रोग्राम था, ये नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखते हैं। मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। तो कुल मिला के WHO ने जो है मंकी पॉक्स को लेके अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है घोषित किया है। कुल मिला के मंकी पॉक्स की जो समस्या है, ये जो है इसको लेके चिंता जाहिर की थी। और ये मंकी पॉक्स का जो पहला केस मिला था जो है वो भारत में मिला था। ठीक है, जुलाई 2022 में WHO ने दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला मामला जो है भारत में, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में जो है सबसे पहला मैटर कहाँ पे आया था, भारत में आया था। ठीक है, भारत में ये मिला था, कहाँ पर, केरल में। बहुत खतरनाक मंकी पॉक्स होता है। मंकी पॉक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए। ये विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। ठीक, ये जूनोटिक रोग है, यानी अर्थात ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। ठीक, और ज़्यादा इसमें अब जो है मंकी पॉक्स का नया नाम जो है एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। मंकी पॉक्स नहीं बोला जाएगा, इसको एम पॉक्स बोला जाएगा। ठीक, ये ज़्यादा बस इतना ही इसमें है। ठीक, तो इतनी न्यूज़ आप जानते रहेंगे तो इसके क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कुल मिला के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब आप कहेंगे इतना छोड़ के क्यों बता रहा है, भाई इतना ही क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब आप एग्जाम में भले जाके देख लीजिएगा, वो डिटेल में नहीं आएगा। और आएगा भी, मान लीजिए किसी में डिटेल में आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस डिटेल को यहाँ पे लिखा हो इस जगह पर और उसको आप कर भी पाएँ। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन डिटेल में आएगा, उसके लिए एनर्जी हर हर न्यूज़ में क्यों वेस्ट करें, नहीं आना है। मतलब मान के चलिए कि जितना मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, इतने में आपका काम हो जाएगा। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ के जाता हूँ और पूरे क्वेश्चन सही करके आता हूँ। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत वाले पूरे पूरे सही करके आता हूँ, मतलब कि मैक्सिमम सही करके आता हूँ। पूरा का मतलब 100% कोई नहीं सही कर सकता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक, टीबी से मुक्त होना है कब तक, 2025 तक। तो ये पूछा जा सकता है कि टीबी मुक्त अभियान यानी भारत टीबी मुक्त कब तक का लक्ष्य है इसका, 2025 तक। ठीक है, 2025 तक टीबी मुक्त होना है। ठीक, तो ये अभियान इसके लिए जो ये चल रहा है। अब इसमें आगे देख लीजिए, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई 2022 में, कोई बात नहीं है। ये इस प्रोग्राम का नाम बीच बीच में बदला जाता रहा है। निश्चय जो है नी छः यानी नी माने सांप, छः माने टीबी, राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक नियंत्रण के लिए वेब समर्पित मरीज प्रबंधन प्रणाली है नी छः। ठीक,
वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखे थे, ये इसका उद्घाटन जो है वाराणसी में हुआ था 24 मार्च को। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको टिक कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ये हमने और पहले भी जब यूपी किया था तो वहाँ पे भी इसकी चर्चा की थी, और यहाँ पर भी ये बात दी हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वन वर्ल्ड टीबी समिट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम स्वदेशी QHPV टीका। QHPV टीका जो है, कुल मिला के अब इसमें देख लीजिए क्या होता है। ये कुल मिला के ये जो है नाम है इसका सर्वावेक। सर्वावेक नाम से जो है ये टीका बना है। ठीक, सर्वावेक इसका नाम ये टीका है, यानी ये जो है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए कारगर है, इसीलिए इसका नाम सर्वाटेक दिया गया है। और ये प्रथम स्वदेशी ये जो है आपका ये टीका है। ठीक, QHPV का नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है इसको एक तरह से कहिए कि डेवलप किया है। ठीक, ये लंपी प्रोवेक टीका, फिर से एक आ गया लंपी प्रोवेक टीका जो है, ये कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, ये जो है कुल मिला के इस टीके के विकास में जो है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, ये अपने आप में यही पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ है। तो राष्ट्रीय अश्व यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, ये आपका अश्व अनुसंधान यानी कहाँ पर है, हिसार में है। और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली। तो कुल मिला के इन दो संस्थाओं ने मिलकर जो है ये इसका जो है विकास किया है। ये गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज LSD होता है, ये पशुओं में होता है, उसी की रोकथाम के लिए कुल मिला के ये जो है इस टीके का विकास किया गया है। अब दोस्तों ये आ जाइए अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। ठीक, पर्यावरण विज्ञान में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में रहेंगे। दोस्तों इस सेक्शन को हम लोग जो है अलग से भी करेंगे, यहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी कर लेते हैं एक बार, जिसको डिटेल में और करना होगा तो अलग से भी आप देख सकते हैं। तो ये है अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022। तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी ने जो है स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 प्रस्तुत किया। इसमें ये पाया गया कि बाघों की संख्या इस समय कितनी हो गई है, 3167 31। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर याद कर लीजिए। और 18 से 22 के उसमें जो है 6.74% बाघों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जो है ये जैसे इसको बाघों की लैंडस्केप दिखाया गया, मैंने किन बाघों की जो वितरण है भारत में टाइगर्स का, उनका जो है वो दिखाया गया किन किन एरिया में पाए जाते हैं। तो एरिया वाइज देखें तो एक शिवालिक की पहाड़ियों, गंगा का मैदान, इसमें जो है लगभग आपके 800 बाघ पाए जाते हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र एवं पूर्वी घाट, इसमें सबसे अधिक 1161 बाघ हैं। तो ये नहीं पूछेगा आपसे, इसमें आगे देख लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब इंडिया में शुरू हुआ था, तो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टार्ट किया गया था। तो ये इसके 50 वर्ष हो गए हैं। तो ये ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये पूछ सकता है, ये भारत के नेतृत्व में जो है ये बिग कैट जो होती हैं, जैसे
ये आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, है ना, जगुआर, चीता। तो ये 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं। तो ये जिन जिन देशों में पाई जाती है उन देशों का मिला के एक समूह बनाया गया ताकि इनको संरक्षित रखा जा सके। तो उसके लिए जो है आपका ये बिग कैट अलायंस जो है बनाया गया है, ठीक, भारत के नेतृत्व में। इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज। तो बस इसका इतना नाम ही याद रख लीजिए कि IEX जो है पहला जो है कार्बन तटस्थ जो है एक्सचेंज बन गया है, ठीक, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए नीलगिरी तहर परियोजना। नीलगिरी ताहर परियोजना जो है ये अपने आप में अनोखी परियोजना है। ये जो है किसने चालू की है? तमिलनाडु ने। ये तमिलनाडु का जो ताहर जो है क्या है, राजकीय पशु है। तो उसके संरक्षण के लिए जो है ये परियोजना नीलगिरी ताहर परियोजना चली है। भारत में इस प्रकार की ये पहली परियोजना है, यानी कोई राज्य इस तरह से प्रयास कर रहा है। ये पहली परियोजना है और 5 वर्षों के लिए अवधि के लिए इसको लागू किया गया है। 7 अक्टूबर को नील ताहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, नहीं पूछेगा, ठीक। ताहर जो है क्या है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ठीक। भारत में चीते का पुनर्वास, कुल मिला के जो है अभी जो नामीबिया से जो चीते आए थे वो कहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो ये जो नामीबिया से चीते आए थे वो जो है MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको जो है छोड़ा गया था, ठीक है। तो नामीबिया से आए थे और कहाँ इनको रखा गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP में। इसके अलावा जो है अफ्रीका से भी जो है, साउथ अफ्रीका से भी 12 चीते लाए गए थे, ठीक। ये जो कूनो में लाए गए थे नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, ठीक। 5 मादा और 3 नर थे। और ये मादा थे, कितने नर थे नहीं पूछेगा। ये जो कहाँ से कहाँ किस देश से आए और किस जगह पे छोड़े गए। तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका से भी आए थे 12 चीते फरवरी 2023 में। तो उनको भी जो है कहाँ पे छोड़ा गया? कूनो में ही। ये सितंबर 22 में आए थे, ये अभी लेटेस्ट आए हैं। तो ठीक है, ये इतना जो है कुल मिला के, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चीता के बारे में दिया है, ये कोई मतलब नहीं है, इतना जानिए आप चीता क्या होता है। अब एक देख लीजिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल। तो महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है कहाँ पर है? ये आपकी उड़ीसा में है। उसको जो है जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है, ठीक। अब इसमें कुल मिला के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल जो है 36 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। तो ये भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है आपका कौन है? नुल्लूर टैमेरिंड ग्रोव। ग्रोव माने एक तरह से होता है जंगल, ठीक। तो ये जो है आपका पहला विरासत स्थल था। कुल मिला के 36 हैं। अब इसमें जो है इतना आपको जानने की जरूरत है। यूपी का जो है आपका घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ में है, 10 हेक्टेयर में फैला हुआ। ये यहाँ का जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये सब नाम वाम नहीं पूछेगा कौन है। ये देख लीजिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है ये कुल मिला के जो एक जो है आपकी ये क्या कहते हैं, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र समुद्र तट जो है कितना स्वच्छ है, कितना साफ सुथरा है, इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी है ना, वो इसके लिए प्रमाण पत्र देती है। तो अभी जो है हाल ही में अक्टूबर 2022 में 2 तटों को जो है ये कहाँ के, लक्षद्वीप के थुंडी तट मिनीकॉय और कदमत तट, ये 2 समुद्री बीच हैं मतलब कह लीजिए, उनको जो है ये प्रमाण पत्र ब्लू फ्लैग का मिला है, ठीक। अब इसके साथ ही भारत में जो है 12 समुद्री तट जो हैं जिनको जो है ब्लू प्रमाण पत्र, फ्लैग प्रमाण पत्र जो है आपको मिल चुका है, ठीक। तो ये जो है ये कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं दोनों। ये
फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये जो है एक संस्था है, ये जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देती है, जिसको ये एक तरह से ये जो है क्या है, इको लेबल है, यानी इको लेबल के रूप में इसको देखा जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट माने जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो है यूपी का रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ठीक, ये नया बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्रकूट जिले में स्थित है। बुंदेल मतलब जो है चित्रकूट करबी जगह पड़ती है, उसके पास में मतलब जो है ये रानीपुर है। ठीक, वहाँ पर जो है ये अभ्यारण्य है। ठीक, ये 53वां अभ्यारण्य कुल मिला के देश का बना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ आप जान सकते हैं। अब ये एरिया दिया, ये नहीं पूछेगा कितना इसका बफर जोन है, कितना क्या है। अब यूपी में जो है आपके जो है कौन कौन से हैं, तो एक दुधवा हो गया, अमनगढ़ हो गया, पीलीभीत हो गया, ये रानीपुर अभी ये नया हो गया। ठीक, ये भारत का पहला सिलेंडर लोरिल अभ्यारण्य, तो ये तमिलनाडु ने जो है भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य का निर्माण किया। बेसिकली ये सिलेंडर लोरिस एक प्रकार के बंदर होते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए जो है अभ्यारण्य बनाया गया है। कहाँ पर, कदावूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाएगा। तो नहीं पूछा जाएगा, मैं पूछ भी ले तो ये आप जो है तमिलनाडु इतना याद कर लीजिए, बहुत है। ध्यातव्य है कि सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर प्राइमेट यानी नर वानर हैं। ठीक, ये मुख्यतः दक्षिण भारत और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय व पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे इस जानवर का वजन 275 ग्राम तक होता है। जीवन काल 12 से 15। तो इसमें जो है रेड सिलेंडर लोरिस और ग्रे सिलेंडर लोरिस हैं, दो इनकी जो है प्रजातियां हैं। तो कुल मिला के रेड सिलेंडर लोरिस ये यानी सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ पर, कदाऊर में। देश का पहला डुगोंग संरक्षण यानी डुडोंग आपका जो क्या होता है, आपका समुद्री गाय को ही डुडोंग बोलते हैं। तो इसका संरक्षण केंद्र जो बना है, रिजर्व, ये कहाँ पे बना है, तमिलनाडु ने इसमें जो है पाक की खाड़ी जो रीजन है आपका, वहाँ पर पहला डुडोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, ये जो पाया जाता है सी काऊ जो पाई जाती है कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार वाले रीजन में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वो जगह पूछ सकता। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार यानी कि जो लैंड स्लाइड होते हैं उसकी उसकी निगरानी के लिए रडार की व्यवस्था की गई है, ताकि जहाँ भी हिमस्खलन होने वाला हो, ठीक, वो तुरंत पता चल जाए। तो ऐसा रडार जो है सिक्किम में स्थापित किया जा रहा है पहला। ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़, सिक्किम में ऐसा रडार स्टेब्लिश किया जा रहा है। आगे सब शेष जो है इतना डिटेल जान के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तराई हाथी अभ्यारण्य, तराई हाथी अभ्यारण्य देश का 33वां अभ्यारण्य है। ठीक, ये देश का 33वां अभ्यारण्य है और ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जिसमें ये पड़ेगा आपका, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, 4 जिले हैं। ठीक, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच और लखीमपुर खीरी। ठीक, इसमें जो है ये 33वां देश का 33वां और यूपी का दूसरा है। अब ये जो है बहुत सारे जितने भी हाथी अभ्यारण्य है 33, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीन हिमालयी पौधे IUCN की लाल सूची में शामिल यानी रेड लिस्ट में आ गए हैं। 3 पौधों को डाला गया है, यानी कि वो रेड लिस्ट में आने का मतलब कि वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब इस तरह की उनको जो है कैटेगरी में डाला गया। तो इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरहोसा और डेक्टाइलोरिजा हतागिरिया, ठीक है, ये तीन तीन पादप प्रजातियां हैं। मेडिसिनल ये जो है आपके प्लांट हैं, ये जो है इनके अलग अलग हैं। जैसे ये है आपका मीजोट्रोपिस पेलिटा, इसके पटवा नाम से जाना जाता है।
ठीक, ये उत्तराखंड का स्थानिक पौधा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आया है। ये फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा को जो है हिमालयी फ्रिटिलरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हर्ब या बूटी है, ये वल्नरेबल है। हतागिरिया को सामान्यतः सलाम पांजा के नाम से जाना जाता है, ये कंद प्रजाति है और ये जो है हिमालयी क्षेत्र में ये कुल मिला के पाई जाती है, तो ये नहीं पूछेगा। भारत के 75 रामसर स्थल, तो रामसर संधि जो किससे रिलेटेड है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है, तो उसमें जो है रामसर साइट में जो है भारत के 75 साइट शामिल हो गई हैं कुल मिला के। अभी जो है हाल ही में 11 नए स्थल जो शामिल किए गए हैं, तो उसके बाद ये 75 हो गए। तो इसमें से 11 में से 4 तमिलनाडु के थे, यूपी का यहाँ पे कोई नहीं था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उल्लेखनीय कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है तमिलनाडु। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन से हैं, 10 हैं यूपी से। ठीक, तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। उत्तर प्रदेश के 10 हैं। ये जो नए 11 जो शामिल किए गए हैं, इसमें देखना चाहें तो देख लें, जैसे तंपारा है, उड़ीसा का है, हीराकुंड जानते हैं उड़ीसा का है। ठीक, अनसुपा झील जो है भी उड़ीसा की है, यशवंत सागर जो है एमपी का है। ठीक, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, बुडुबुर जो है तमिलनाडु का है, कांजीर कुलम जो है ये भी तमिलनाडु का होगा। थाड़े क्रीक आपकी जो है महाराष्ट्र की हो जाएगी। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण ये इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक, जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट नाम किसी का पूछा सकता है और आप गेस कर सकते हैं, हाइगम आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर की है, ये पूछा जा सकता। ये आपका सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण ये भी जम्मू कश्मीर की है। तो कुल मिला के इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, तो ये वेटलैंड के नाम जो है जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ठीक, तो ये कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है, ये ट्रेडिशनली मतलब ये पूछा जाता रहा है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। मेरे समझ से जैसे ये पॉइंट कैलिमर है, तो ये जो है आपका जैसे तमिलनाडु के मान लीजिए 14 हैं, तो 14 में जैसे ये पिचावरम इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो पिचावरम जो है आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसी तरह से पॉइंट कैलिमियर जो है आपका कहाँ पर है, ये भी जो है तमिलनाडु में है। तो ये लिस्ट दिया हुआ चित्रागुंडी तमिलनाडु, ये नाम याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के 10 हैं, तो 10 में ये नाम आप लिस्ट एक बार देख सकते हैं। ठीक, तो पंजाब का कांजली जो है आपका रामसर साइट है, इम्पॉर्टेंट है, ये नाम पूछा जाता रहा एग्जाम में। ठीक, इसी तरह से होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए, होकेरा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। होकेरा बूलर आपका सुरिनसर मानसर झील आप कर लेंगे। हाइगम अभी हम लोगों ने बोला, ये दोनों अभी नए शामिल हुए हैं, ऊपर के ये सब पहले से ही हैं। इसी तरह से हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये सुल्तानपुर पूछ सकता है, भिंडवास और ये सुल्तानपुर, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और रेणुका आर्द्र भूमि है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और गुजरात में बधवाना आर्द्र भूमि है और नल सरोवर, ये नाम आपको याद होने चाहिए, मतलब याद कर सकते हैं। ठीक, याद। उत्तराखंड का जो है एकमात्र आसन याद होना चाहिए। इसी तरह से बिहार का एक काबर ताल है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, मिजोरम का पाला और त्रिपुरा का रुद्र सागर, ये त्रिपुरा का रुद्र सागर इंपॉर्टेंट है, इसको याद, ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता रहा है, तो इसलिए मेरे समझ से इतने नाम भी आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उड़ीसा के चिल्का झील में जो है संपन्न हुई है। 176 फिशिंग कैट वहाँ पे पाई गई हैं, तो ये इतना आप जगह जान लीजिए कहाँ पर हुई है, इतना बहुत है। ये अब इसके बारे में फिशिंग कैट जो है ये जो है आर्द्र भूमि और मैंग्रोव के क्षेत्रों में इनका जो है ज़्यादातर ये पाई जाती हैं ये। ठीक, और वल्नरेबल ये सब नहीं पूछेगा।
ठीक है, तो ये गणना कहाँ पर हुई है, ये चिल्का वाले उसमें हुई है। ठीक है, चिल्का जो आपकी जो है झील है उसके आसपास, उसमें कितनी मतलब कैट ये पाई जाती हैं, फिशिंग कैट, उनकी गणना हुई है। इसके बाद देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य, तो हम लोगों ने 53वां रानीपुर वाला पढ़ लिया। तो ये जो है रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य मई 2022 में बना था, इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान की लिस्ट दी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सबसे सबसे सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जिनकी संख्या 6 है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर है, तो ये इसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पर्यावरण का जो है लगभग आपका समाप्त हो गया। अब हम ये देखते हैं रक्षा विज्ञान से रिलेटेड जो है करंट अफेयर, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे। पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ, ठीक, ये पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ये जो है आईएनएस एंड्रोथ जो है कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च किया गया। तो पनडुब्बी रोधी जो है एंटी सबमेराइन क्राफ्ट है एंड्रोथ, ये पूछा जा सकता है। यह पोत जो है मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के ये एंड्रोथ क्या है, इसके क्या चीज़ है, ये बस पूछा जा सकता है आपसे। आईएनएस बागीर नौसेना में शामिल, तो हो जाती, तो बागीर आईएनएस बागीर जो है स्कॉर्पियन श्रेणी का स्टिल्थ पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी है आईएनएस बागीर। ठीक, तो इतना याद कर लीजिए, बहुत है इतना। ये वेस्टर्न नेवल कमांड का अंग होगी। ठीक, ये देखिए, अब इस तरह के एक आध क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक दो बार एक दो चीज़ें याद कर लीजिए, उतने में काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है, सब एकदम 100% करके नहीं आने हैं। तो इतना याद कर लीजिए, आईएनएस बागीर जो है ये स्कॉर्पियन सेवी का स्टिल्थ पनडुब्बी है, और ये जो है कलावरी श्रेणी का है या स्कॉर्पियन श्रेणी की है। तो ये जो है इसको जो है नौसेना में शामिल किया गया है। स्काई हॉक, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। स्काई हॉक क्या है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक, तो स्काई हॉक जो है पहला जो है 5G सक्षम ड्रोन है। मतलब कुल मिला के ये जो है आईजी ड्रोन है, इस ड्रोन का विकास स्टार्टअप आईडी ड्रोन द्वारा किया गया है। इस ड्रोन के विकास में ये जो है, ये कौन कौन सहयोग दिया कोई मतलब नहीं, इसकी विशेषता देख लीजिए। स्काई हॉक ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने व ऊर्ध्वाधर लैंड करने, यानी वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में ये जो है क्या है, सक्षम है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। स्पष्ट है कि स्काई हॉक एक BTOL है, इसे पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना किसी भी क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है, और ये अपने साथ 10 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो कुल मिला के स्काई हॉक क्या है, एक ड्रोन है। ठीक है, 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक, फर्स्ट 5G इनेबल ड्रोन है स्काई हॉक। तो इतना ही पूछ लीजिएगा कि स्काई हॉक क्या है, तो ये क्या है, ड्रोन है। ठीक, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया, तो बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी 2 का पृथ्वी, ये मिसाइल्स हैं बेसिकली। तो पृथ्वी सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, ये चांदीपुर उड़ीसा में की गई थी। ये परीक्षण मिसाइल का रातकालीन परीक्षण था, कोई बात नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सतह से सतह पर लघु दूरी की जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल का परास 200 से 350 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, देखिए आईएनएस मर्मगांव भारतीय नौसेना, देखिए यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है, एक बार बस गो थ्रू हो जाइए, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक में ये क्या क्या लिखा है सब एकदम रट मारिए कर, इतना नहीं करना है। आईएनएस मर्मुगांव भारतीय नौसेना में शामिल। ठीक, तो ये जो है ये 15B प्रोजेक्ट का, ये सब इतना ज़्यादा आपको जो है जानने की ज़रूरत नहीं है। ये 15B में जो है ये आपके जो है
INS विशाखापट्टनम, INS मर्मुगांव, INS इम्फाल, INS सूरत, इन सब का जो है निर्माण किया जाना है, जिसमें से INS ये मर्मुगांव का जो है आपका ये आपका दिसंबर में जो है इसको शामिल कर लिया गया है। ये क्या है, ये आपका इंडियन नेवल शिप है ये, ठीक है। मतलब युद्धपोत, ठीक। इस ये विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोत के नाम से भी जाना जाएगा। कुल मिला के बहुत वो नहीं है। प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान यानी कि प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 3 अक्टूबर को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LHS को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में इनको शामिल कर लिया गया। इनको जो है नाम दिया गया प्रचंड। जोधपुर में इनको जो है ये इन सब से क्वेश्चन इनके बारे में, प्रचंड क्या है बस इतना पूछ लेगा आपसे कि मतलब कि उसकी क्या है, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, बस खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं इसके डिटेलिंग में पूछेगा। फिर भी आप जो है एक बार देख लीजिए, आपको इसे इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है, तो आप जान ही गए, ठीक है। प्रचंड नाम दिया गया है। ये HAL के द्वारा डिजाइन व विकसित किया गया है, ठीक है। ये मल्टीपल रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये 2 शक्ति इंजन, इसमें जो इंजन लगे हैं वो शक्ति इंजन लगे हुए हैं, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति आवर की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है और 550 किलोमीटर इसकी रेंज है। कुल मिला के इतना डिटेल में नहीं आपको पढ़ना है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, तो अग्नि प्राइम फिर एक ये मिसाइल है, ठीक। इसको अग्नि P, ये जो है क्या है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। यह एक जो है कनस्त्रीकृत जो है मिसाइल है, जिसे रोड या रेल या प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक। रोड से या रेलवे प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक। इसका भी अग्नि प्राइम, तो इनके बारे में ये विशेषताएं पूछा जाता रहा है, तो आप देख सकते हैं। कितने चरण की है, 2 चरणीय है, ठीक। INS तारागिरी का जलावरण हो गया है, तो INS तारागिरी भी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत ये निर्मित जो है, ये इसका कहाँ पे, मुंबई में जो है इसका अनावरण किया गया। गढ़वाल की एक पर्वत श्रृंखला है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, कोई बात नहीं। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, तो INS विक्रांत को जो है 2 सितंबर 2022 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को जो है राष्ट्र को समर्पित किया। तो कुल मिला के इसका नाम ही क्या है, इतना इम्पोर्टेंट है। अब कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए नहीं पूछेगा। इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लीजिए, INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त, INS सिंधु ध्वज को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो हो जाओ भैया सेवा मुक्त। वरुण भारत का पहला यात्री ड्रोन, ये इंपॉर्टेंट है। वरुण जो है ये देख लीजिए, वरुण जो है ये भी ड्रोन है। इसके पहले हम लोगों ने एक ड्रोन पढ़ा था, तो ये वरुण जो है आपका क्या है, पहला जो है क्या है, यात्री ड्रोन है, ठीक। ये क्या किया गया है इसको, ये मतलब कुल मिला के ऐसा ड्रोन है जो अपने साथ एक आदमी को बैठा के हवा में उड़ सकता है, ठीक। तो ये जो है आपका पहला यात्री ड्रोन है। ये जो है इसको पुणे महाराष्ट्र स्थित एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इसको जो बनाया है, ठीक। तो ये कुल मिला के नाम इसका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है वरुण क्या है। पायलट रेड ड्रोन है, ड्रोन संबंधित सब ये इंफॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 4 ये भी जो है अग्नि सरफेस टू मतलब जो है मिसाइल है। इसमें देख लीजिए 4 है तो 4000 किलोमीटर तक इसकी जो है मारक क्षमता होगी, ठीक। यह जो है स्वदेशी तकनीकी अग्नि 4 मिसाइल की लंबाई 20 मीटर व वजन 17 टन है। ये भी दो चरण वाली है, 2 चरण 4000 किलोमीटर। ये इनकी विशेषताएं सतह से सतह, ये मल्टीपल टाइप के मतलब ऑप्शन दे के 1 2 3 4 में आपको ये पूछा जा सकता है, इसको एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
आईएनएस निशंक और अक्षय, आईएनएस अक्षय सेवा मुक्त हो गए, हो जाने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएनएस गोमती सेवा मुक्त, ये भी सेवा मुक्त हो गई, लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आईएनएस गोमती को जो है एक समारोह में जो है मुंबई में सेवा मुक्त किया गया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है इसको लखनऊ में जो है 18 मई को पोत को औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया गया। इस पोत को जो है लखनऊ गोमती के तट पर जो है ओपन एयर संग्रहालय के रूप में जीवित रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आज ये सर्वेक्षण पूर्व निर्देशक, तो ये सर्वेक्षण यानी निर्देशक क्या है, एक जो है आपका शिप है, ये क्या है, सर्वेक्षण शिप है। ठीक, निर्देशक जो है ये क्या है, सर्वेक्षण शिप है। ठीक, सर्वेक्षण पोत है, तो इसका जो है ये इतना ही इंपॉर्टेंट। सर्वेक्षण क्या, निर्देशक क्या करेगा, कैसा पोत है, सर्वेक्षण है, युद्ध पोत है, ये वो करके पूछ लेगा। तो ये आपका क्या है, निर्देशक सर्वेक्षण पोत है, इतना याद कर लीजिए, बहुत है। अब देख लीजिए प्रमुख युद्ध अभ्यास। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जनरली जो यूपी में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है, पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है उसका क्या मूड है। तो इसमें देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला है कोबरा वॉरियर, बहुपक्षीय वायुसेना, ब्रिटेन रॉयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिटेन में हुआ था वायुसैनिक बहुपक्षीय अभ्यास है कोबरा वॉरियर। ठीक है, इसमें इसको जो है जैसे देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्ड कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका भारतीय सेना और सिंगापुर। ठीक, ये सैन्य अभ्यास था, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर हुआ था, इसका ये 13वां संस्करण था। तो अब ये इसमें कौन कौन भाग लिया था बोल्ड कुरुक्षेत्र में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय सेना और सिंगापुर, तो कुरुक्षेत्र में किसको बुला लिया गया, सिंगापुर को बुला लिया। ये ट्रोपेक्स 2003, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रोपेक्स 2023 सॉरी, ये जो है भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है, हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित सबसे बड़ा युद्धाभ्यास के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यास में जो है सी विजिल और एम्फेक्स भी शामिल है, मतलब कुल मिला के ट्रोपेक्स जो है नौसेना का जो है क्या है, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। डेजर्ट फ्लैग जो है ये क्या है, डेजर्ट फ्लैग जो है बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास है, यूएई में आयोजित हुआ था, भारतीय नौसेना के जो है बहुत सारे विमान गए थे, नहीं पूछेगा। ये डेजर्ट फ्लैग पूछ सकता है कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये कटलेस एक्सप्रेस, कटलेट, ये जो है नहीं पूछेगा मेरे समझ से। फ्रिंजेक्स जो है ये मार्च में हुआ था भारत फ्रांस के बीच में, ये सैन्य अभ्यास था, पहला संस्करण है, तिरुवनंतपुरम। फ्री से फ्रिंजेक्स है, तो फ्री से जो है फ्रांस याद कर लीजिए, फ्रिंजेक्स फ्रांस और इंडिया। डस्ट लिक पूछा जा चुका है कभी, तो ये डस्ट लिक है तो उज्बेकिस्तान, आने डस्ट कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में पाई जाएगी, तो ये पिथौरागढ़ में हुआ था। देन ये धर्म गार्जियन, तो धर्म कहाँ पे पाया जाएगा, जापान में पाया जाएगा, धम्म जापानी, तो गार्जियन तो जहाँ भी गार्जियन नाम आए और तो ये किसका हो जाएगा, जापान के साथ होगा। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है, जापान में हुआ था। इसी तरह से सिन्यू मैत्री नाम से ही लग रहा है, तो ये किसके साथ है, जापान का युद्ध अभ्यास है। ला पेरोस जो है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, द्विवार्षिक है, हिंद महासागर में ये हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अभ्यास कोंकण ये पूछा जा सकता है आपसे, याद कर लीजिए। तो ये कोंकण ब्रिटेन और इंडिया का जो है नेवी का जो है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, ये देखिए जो इधर लेटेस्ट हुए हैं 2023 में, उनको तो एक बार देख ही लीजिए। ला पेरोस नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुपक्षीय है। फिर अभ्यास एम्फेक्स जो है, एम्फेक्स जो जल सेना, वायुसेना और थल सेना सबका ये जो है समन्वित सबसे बड़ा अभ्यास है। तो ये एम्फेक्स के बारे में आप जो है ये इसको याद कर सकते हैं, किसका है, तो तीनों सेनाओं का है। ठीक है, ये गार्जियन, वीर गार्जियन, तो फिर भारत जापान का हो जाएगा। सूर्य किरण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत नेपाल का है।
काजिंद, काजिंद, काजिंद तो कजाकिस्तान, इंडिया। इससे याद कर लीजिए, नाम इनका जनरली होता है कि जो देश होते हैं उन्हीं के नाम से इनको रखने का प्रयास किया जाता है, तो उसको देख सकते हैं। काजिंद कजाकिस्तान के साथ है। भारत सिंगापुर अग्नि वॉरियर, तो 12वां संस्करण नहीं पूछेगा। आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा हिंद तो ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान, ऐसे कर लीजिए। हरी मऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी मऊ जो है ये आपका भारत मलेशिया के बीच में, इसको याद कर लीजिए। हरी मऊ मलेशिया, मऊ से मलेशिया याद कर लीजिए। नसीम अल बहर भारत ओमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये। नसीम अल बहर को जो है एकदम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओमान है, यूएई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गरुण शक्ति, गरुण शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ है। गरुण इंडोनेशिया, कोई नाम नहीं बन रहा तो याद कर लीजिए, ठीक। इसके अलावा मालाबार है, तो ये बहुपक्षी है, किसके किसके बीच में, जापान भारत। ये जो है कहाँ पर हुआ था, जापान ने इस बार इसका नेतृत्व किया था, जापानी तट उसमें होगा। तो मालाबार युद्धाभ्यास बहुपक्षी है, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का। ये IMT त्रिलाट, आई माने इंडिया, एम माने मोजाम्बिक, टी माने तंजानिया का, ये त्रिपक्षीय जो है ये पहला संस्करण है। दार एस सलाम तंजानिया में आयोजित हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर जो है ट्रायम्फ करेगा तो भारत अमेरिका का है, देख लीजिए। सिम्बैक सिंगापुर, इप्सामार कोई दिक्कत नहीं है। कड़ाकू बहुपक्षीय द्विपाक्षिक सेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, कड़ाकू। एस विन वैक्स, विन विन माने वियतनाम, तो ये इंडिया और इनका जो है ये सैन्य अभ्यास है। दोस्तों आज हमने जो है एक साथ पूरा वैज्ञानिक परिदृश्य करने का प्रयास किया। हमने अपनी तरफ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसको आपको हाईलाइट करने का बताने का प्रयास किया। इसमें आप लोग इम्पॉर्टेंट इस करके आगे निकल सकते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम आएगा तो इतना आएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए, जितना बताएं उतना कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।